मेरी नजर में हम लोग अक्सर मौकों पर खुद अपने से ही मुतासिर हो जाते हैं। हम समझते हैं कि खुद को पहचान सके हैं और सब कुछ खत्म है, लेकिन कभी कोई ऐसे हालात पेश आ जाएं जिनकी उम्मीद नहीं थी, तो उस वक्त ऐसे काम कर बैठते हैं कि खुद से उसकी उम्मीद भी नहीं रखते थे। ये बात सही है कि हम सबको अचानक पता चला कि बाबा ने अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा अपनी बहन के लिए छोड़ रखा था, लेकिन हमारे लिए अजीब बात ये थी कि हम सब ये खबर सुनने के बाद क्यों मुतासिर हो गए थे। वो भी मैं कि जिसने उस लम्हे तक एक बार भी मीरास और मिलने वाली चीजों के बारे में जर्रा बराबर भी नहीं सोचा था, और मेरे लिए ये बात अहम भी नहीं थी। ओफ! अरे बाबा ने क्यों एक फ्लैट फूफी का नाम कर दिया? बेवकूफ। नहीं पता, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। बस एक बात जो फूफी जान और बाबा के बारे में याद है वो ये कि बाबा को फूफी जान की मदद करने का बिल्कुल शौक नहीं था। कहते थे कि अगर महबूबा को कुछ पैसे दिए जाएं तो बर्बाद कर देती है, तो कैसे अचानक सिर्फ इंतकाल से एक हफ्ता पहले 15 मिलियन तमान देने का वादा किया है? मतलब उन्हें खुद पता है? मुझे नहीं लगता। अगर वो जानती तो 15 मिलियन के लिए खुद को इतना नहीं गिराती, है ना? तो फिर कैसे कागजात खुद उनके नाम पर हैं? हाँ, यही तो बात है। अगर कागजात किसी के नाम पर हों तो उसने खुद जाकर रजिस्टर ऑफिस में साइन किया होगा, लेकिन पता नहीं क्यों वो इस बारे में कुछ नहीं कहती। तो फिर जरूर नहीं जानती होंगी। अजीब है, शायद कोई ऐसी बात है जो हम नहीं जानते हैं ना। अहमद साहब, बाबा और अहमद साहब एक दूसरे की हर चीज के बारे में वाकिफ थे। बाबा के इंतकाल को 3 महीने हो चुके हैं। अगर कोई बात होती तो अहमद साहब जरूर बताते। इसमें क्या है, फोन करके पूछ लेते हैं। नहीं ना, मैं कहता हूँ फोन करके खुद फूफी जान से पूछ ले। अपने ही हाथों से अपने पैर में क्यों कुल्हाड़ी मारे भाई? अगर वो जानती हो तो उनका हिस्सा दे दे, और अगर नहीं जानती हैं तो किसी तरह मसले को हेर फेर करके किसी पता ही नहीं चलेगा। ऐसे ही कैसे? बाबा ने बिलाखिर वो घर उनके नाम किया है, उसके पीछे कोई मकसद जरूर होगा। हम उनकी बात को तो यूं ही नहीं काट सकते ना। तुमसे क्या मतलब है? फरजाद। नहीं शीमा, वो ठीक कह रहा है। मैं गैर हूँ, मुझे इन मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। बहुत बुरा किया तुमने। अरे मैं नहीं चाहता था कि वो सुन लेकिन ले। अब तो सुन लिया ना। तेज कहा था जी, और वो कोई गलत बात नहीं कह रहे हैं। अगर बाबा ने अपनी बहन को एक हिस्सा दिया हो तो हम उसे नजरअंदाज तो नहीं कर सकते ना। बहुत हसास से नाराज हो सकते हैं। अब ये सब बातें छोड़ें। अरे अहमद साहब को एक फोन करके देखते हैं कि उन्हें इन सब के बारे में पता है मैं या उन्हें नहीं पता फोन है। करती हूँ, और तुम भी जाओ फूफी जान के पास रहो। काफी देर से वो अकेली बैठी होंगी। परेशान ना हो, मैंने बच्चों से कह दिया है कि उनका ख्याल रखें। अरे फूफी, आप इतना हिल क्यों रही हैं? आपको चेहरा खराब हो जाएगा। ठीक है बेटा, लेकिन मैं क्या करूँ, थक गई। खत्म नहीं हुआ। अरे अभी खत्म होने वाला है। तुम लोग क्या इतना कर रहे हो रुकिएगा। बच्चों? अरे ये मुझे दो, तुम माफ कीजिएगा फूफी जान। ये क्या कर रहे हो तुम? अरे नहीं, कोई बात नहीं। ओ हम साथ में खेल रहे थे, इसे ड्राइंग देखो तो क्या किया है तुम लोगों ने। कौन अपनी फूफी के साथ ये काम करता है? अरे आप ही ने तो कहा था कि फूफी जान को बिजी रखो। मैंने कहा था कि उन्हें बोर ना होने देना। ये सब क्या कर रहे थे तुम तो लोग? कैसे उन्हें बिजी रख सकते थे? फूफी जान तो बच्चा नहीं है कि उनके साथ अब खेला ज्यादा बोलने जाए। की जरूरत नहीं है। शाजी, आखिर बात क्या है? मैं 2 दिन के लिए तुम लोगों के पास आई हूँ, लेकिन तुम लोग कोने में जाकर चुपके चुपके बातें करती हो। कोई खास बात नहीं है फूफी जान लेकिन बहुत अच्छी लग रही है। मुझे खुद से आईने में देखने दो तो। मैंने कहा था फूफी जान बड़ी हैं, बुरी बात है, उन्हें हमारे चेहरे पर ड्राइंग मैंने भी करनी चाहिए। सोचा अगर वो ड्राइंग करती हैं तो वो थक जाएंगी और आपके पास आ जाएंगी, लेकिन अगर हम ड्राइंग करते हैं तो वो नहीं जा पाएंगी। तुम लोग भी बहुत चालाक हो, सब जी कुछ हाँ, सोच ऐसे हम ही बस है। ऐसे ही है। मुझ पर कितना जज रही हैं, कितने अच्छे हो तुम लोग। हाय, हाय, क्या हाय, करती हो तुम हाय, लोग? शाजी, देखो अहमद साहब 1 घंटे में यहाँ पहुँच जाएंगे, तब तक फूफी जान को बिजी रखना। लेकिन मैं क्या? मैं नहीं जानती, तुम खुद ही कुछ करो। ठीक है भाई, मैं कुछ कर लेती हूँ। हाय 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 मेरी सांस, हाय हाय मेरी सांस फूलने लगी। ये बच्चे तो माशाल्लाह से कभी थकते ही नहीं है। ये सब क्या है? भाईजान के कपड़े हैं? जी हाँ, अहमद साहब बाबा के दोस्त आने वाले हैं, सोचा कि ये सब किसी ज़रूरतमंद को दे देंगे। हाय, अहमद साहब तो बड़े अच्छे दोस्त हैं। कब आएंगे? अभी आ रहे हैं? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। अभी तो नहीं आएंगे, कल या परसों आएंगे। अच्छा। हाय मेरे भाईजान, कितने अच्छे कपड़े हैं इनके। अच्छे कपड़े पहनने के कितने शौकीन थे। जी हाँ, खुदा उनकी मग़फ़िरत करे। हाय। कोई भी कपड़ा 2 दिन के बाद तीसरे दिन नहीं पहनते थे। हाँ, हाय ये वाला देखो। फूफी जान, मेरी जान, आपको एक ज़हमत देना चाहती कहो हूँ, मेरी बेटी। लेकिन कहने की हिम्मत नहीं हो अरे रही है। कुछ तो बोलो।
अगर मुमकिन हो तो इन्हें इस्त्री कर दें। जी क्यों नहीं कर सकती, मेरे भाई के कपड़े हैं, कहाँ इस्त्री करूं, प्रेस कहाँ है, ले आओ। लेकिन आप तो थकी हुई हैं। अरे नहीं, ले आओ ना। अभी लाती हूँ, अभी लाती हूँ। शहराम, देखो मैं जरा जा रही हूँ फरजाद से बात करने के लिए कि अहमद साहब आ रहे हैं, ठीक है? लेकिन तुम भी अहमद साहब के सामने इज्जत रखना, फरजाद से कोई ऐसी बात मत कहना कि नाराजगी हो, ठीक है? अपने हाथ पार करता है। क्यों, जो दिल में मैं कहता हूँ वो सुन लेते हैं। बस करो, कुछ तो शर्म करो। और मैं अभी बात करने तो जा रही हूँ, लेकिन अभी आकर इतनी बातें बनाएगा कि बस क्या शीमा बताऊं। बेगम, शीमा बोलो। एक बात पूछूं, इसमें से कौन सा पहनूं, एक कौन सा लेकिन ज्यादा क्यों? जचेगा? अहमद साहब आ रहे हैं ना, उनके सामने अच्छा लगेगा, साफ सुथरा हूँ। अच्छा लगना चाहते हो? अच्छा तो नहीं नहीं, लगना क्यों चाहिए। नहीं? मेरे ख्याल मैंने से गलती की। नहीं, आप मैं ठीक कह रही हो। हूँ। हाँ, नहीं मैं सही कह कह रही रही थी हो। खुद तुमसे बिलाखिर बात अहमद साहब करूं, भी बाबा के फरजाद। दोस्त है, बहुत पुराने अरे ये लो पहन लो। ये ठीक है। हाँ ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है। इजाज़त है? सर आराम से। फूफी जान के सर में दर्द हो, सो रही हैं। यहीं है क्या? जी हाँ, यही सो रही हैं। काश इनसे मिल सकता, उनको पुरसा दे देता। ठीक है, मैं बता दूंगा। आइए आइए, ठीक बाहर है। आइए। खुदा उनकी मग़फ़िरत फरमाए। खुदा आपके मरहूमीन खुदा की भी रहमत मग़फ़िरत करे फरमाए। इंशाअल्लाह। अभी तक मसूद चीते के फ़राक पर यकीन नहीं कर सका हूँ। तुम बच्चों भी मुझे माफ़ करना, मुझे बहुत पहले तुम्हारे पास आना चाहिए था, लेकिन इसी दौरान मुझे अपने बच्चों के पास हॉलैंड जाना पड़ गया था और वापसी काफ़ी देर से हुई है। बहरहाल मुझे माफ़ कीजिएगा। बहरहाल हमने आपको भी जहमत में डाल दिया। ये कैसी बात कर रही हो बेटी? तुम भी मेरी बेटी जैसी हो। मुझे याद है कि तुम्हारी पैदाइश के वक्त मसूद को बहुत खुशी हुई थी। पूरे शहर में मिठाई खिलाई थी उसने। मैंने कहा, क्या हुआ है तुम्हें मसूद? गनीमत है कि तुम्हारे यहाँ बेटी हुई है, अगर बेटा हुआ होता तो क्या करते? अच्छा, तो आप भी उन लोगों में से हैं जो बेटियों की निस्बत अच्छी राय नहीं रखते। उस ज़माने का माहौल देहात की तरह था, हम भी हालात के ताबे थे, लेकिन मसूद इस तरह नहीं सोचता था। इत्तफाक से वो लड़कियों को लड़कों से ज़्यादा चाहता था। मतलब जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे बाबा खुश नहीं हुए थे ना मुझसे? क्यों नहीं, बहुत खुश हुए थे, लेकिन शहराम तुम्हारी वजह से वो बहुत परेशान हुए थे। शुरू के 2 साल तक दुनिया में मौजूद हर बीमारी को तुमने आजमाया। इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल का चक्कर लगाते रहे, नजर न्याज भी हम करते रहे ताकि तुम जिंदा बच सको। इन आखिरी दिनों में जब तुम उन्हें परेशान करते थे, बेचारे खुद को दिलासे देकर कहते थे, वो बच्चा जो नजर न्याज की बिना पर जिंदा बचा हो, उससे इससे ज्यादा उम्मीद नहीं रखी जा सकती। ये तो शुरू से ऐसे ही था। अच्छा, वैसे ये सब अरे बातें हाँ। छोड़ दी जाए तो बेहतर है। असली बात की तरफ चलते हैं अहमद साहब। क्या कहते हैं अहमद साहब? असल मतलब, असल बात। ये लीजिए, ये मसूद साहब के वसीयतनामे हैं। इतने सारे? जी, मसूद मरहूम अपनी मौत के बारे में बहुत सोचते थे। हर 6 महीने में एक नई वसीयत लिखकर मेरे पास लाया करते थे। मैं भी यही काम हर 6 महीने में किया करता था। हर 6 महीने में एक वसीयत लिखकर मसूद के हवाले किया करता था कि अगर हम दोनों में से जो भी पहले चल बसा, दूसरा वसीयतनामे को उसके घर वालों तक पहुंचा दे। लेकिन अहमद साहब, आम तौर से जब कोई नई वसीयत लिखता है तो पहली वाली वसीयत की कोई अहमियत नहीं होती, लेकिन आपने क्यों बचा रखा है? इसलिए कि मसूद के वसीयतनामे एक कहानी जैसे हैं। जो भी नया वाक़या उनकी ज़िंदगी में पेश आता था, उसका असर वसीयतनामे पर पड़ता था। बहुत हसास थे। यहाँ तो लिखा है कि मेरी जायदाद में से शहराम को फूटी कौड़ी भी नहीं मिलनी चाहिए। ये उस वक्त की वसीयत है जब तुम अपनी बीवी को तलाक देना चाहते थे और उनकी बात नहीं सुनी। वो तुमसे बहुत नाराज थे शहराम। लिखा है कि अपने दामाद फरजाद की कदर करना। वो ठीक है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत शरीफ और ईमानदार है। मेरी नसीहत मानो तो कभी उसकी तौहीन नहीं करना। मसूद कुछ दिनों बीमार थे, शायद तुमने दिन रात उनकी तीमारदारी की थी। जी हाँ, ये उस वक्त की वसीयत है। खुदा उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मेरा फ़र्ज़ था, मैंने जो कुछ किया वाकई मेरा फ़र्ज़ था। क्या हुआ बेटा? अरे 1 मिनट के लिए आइए। बोलो। अरे वो सारे कपड़े प्रेस कर चुके हैं और ऊपर आ रहे हैं। बेटा तुम ऐसा करो,
तुम नीचे जाओ जल्दी ठीक से। है। सोफे पर जितने भी कपड़े हों उठा कर ले जाओ, ठीक फूफी है। जान से कहो कि इस्त्री कर दे। ठीक है, कहना ठीक कि है। ये सब नाना जान का है, ठीक है? ठीक है, जल्दी जाओ ठीक है, बेटा। ठीक है, ठीक है। कौन है? फूफी जान, ये अम्मी ने दिए हैं। ये नाना जान के कपड़े हैं, इन्हें भी प्रेस कर सकती हैं। भाईजान मरहूम के माशाल्लाह से काफी कपड़े थे। फूफी जान, मैं सारा और माजियार के पास जा रहा हूँ। जाओ। हाय, कितना अच्छा लग रहा है। इसे तो छपाया भी जा सकता है। अब आपको समझ में आया मैंने क्यों इन्हें महफूज कर रखा था। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम लोगों के सवाल का जवाब इसी आखिरी वसीयतनामे में है। मैं पढ़ सकता हूँ? जी बिल्कुल। वहाँ से पढ़ता हूँ जहाँ फूफी जान की बात लिखी है। जैसा कि तुम सबको पता है, तुम्हारी महबूबा फूफी को उस नौजवानी के दौर से ही पैसे बर्बाद करने की आदत थी। बचपन से जब भी उसे ईदी मिली एक ही दिन में ख़त्म कर दिया। वो खुद समझती थी कि उसको खर्च करने का यह बेहतरीन रास्ता है। जितने पैसे कमाए उन सब को एक फालतू तजारत में ज़ाया कर दिया। जब बाबा जान मरहूम का इंतकाल हुआ, वो एक छोटे मकान के अलावा एक ज़मीन भी उनके पास थी कि जिसके बारे में मेरे अलावा किसी को कुछ पता नहीं है। उन्होंने वो ज़मीन मेरे नाम इसलिए की थी ताकि महबूबा को उसकी खबर ना हो और उसके पैसे भी बर्बाद न कर डाले। उनका तसव्वुर बिल्कुल सही था। महबूबा ने अपने हिस्से से साहिल किनारे एक विला खरीदा जो समझती थी अब उसकी जिंदगी कामयाब रहेगी। लेकिन पानी की लहरें कीमत से ज्यादा बढ़ गईं और वो घर पानी में डूब गया और बर्बाद हो गया। लेकिन मैंने वो ज़मीन बेचकर मुख्तलिफ इलाकों में सरमायाकारी की, लेकिन महबूबा का हिसाब किताब मेरे हाथों में था। मैं उस वक्त उसका हिस्सा देना चाहता था कि उसे अपने कामों से पछतावा हो चुका हो। अब तक कि जब ये वसीयत तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ, उस तरह का कोई पछतावा नज़र नहीं आ रहा है। मुमकिन है कि मेरी मौत के बाद वो सुधर जाए। इसीलिए इस मकान का 1/4 हिस्सा जिसमें मैं रहता हूँ वो महबूबा के नाम कर दिया है ताकि मेरी मौत के बाद उसे दे दिया जाए। बाबा की वसीयत सुनने से पहले तक उम्मीद की कुछ किरण हमारे दिलों में मौजूद थी कि मुमकिन है वो मकान भी हम सबको मिल सके, लेकिन वसीयतनामे ने सबको मायूस कर दिया, खास तौर से शहराम को। उसकी इस हद तक तबीयत खराब होने लगी कि अहमद साहब को रुखसत करने के लिए भी उसके पास ताकत नहीं थी। मैं चलूँ। मुमकिन है हम सबके लिए पेश आया हूँ कि मीरास की अहमियत की बिना पर आपने किसी को नसीहत की हो। मेरे साथ भी बहुत पेश आया है। अब समझ सकती हूँ कि क्यों उसके लिए मेरी बातें इस कदर आप तशरीफ रखें। आप तशरीफ रखें। मैं आ रहा आप हूँ। तशरीफ रखें। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। मतलब ये कि एक फ्लैट हाथ से गया। पहले कम से कम हर एक के पास एक फ्लैट तो था। हर फ्लैट का 25% उनका है। मतलब हर फ्लैट का 25% मेरा भी है और उनका भी है। वाकई क्या बात है। किसी एक्सपर्ट को लाना पड़ेगा जो जोड़ तोड़ अरे करे। अरे अरे देखो तुम सही, ये लोग क्या क्या सोच रहे हैं। छोड़ो भाई शहराम, अपना चेहरा जाके आईने में देख लो। अरे भाई मेरा ध्यान मत बटाओ। शीमा क्या हुआ? तुम ठीक हो? बीपी ठीक है? अरे अरे मेरा ध्यान आखिर क्यों बटाने के चक्कर में हो तुम? जी नहीं, मुझे 2-3 ग्लूकोज की तैयारी करनी पड़ेगी तुम सब के लिए। तुमको मजाक करने का कोई और मौका नहीं मिला? मजाक कौन सा? वो सब हिसाब किताब की बातें छोड़ो। मैं फूफी जान को जानता हूँ, उनको कुछ पैसे मिल जाएं तो वो छोड़कर सब कुछ चली जाएंगी। वो हमारा हिस्सा नहीं लेना चाहेंगी। हमारा हिस्सा? अरे वही तुम्हारा हिस्सा। लेकिन शहराम,
भूलना नहीं, बाबा ने वसीयत की है मेरी इज्जत करना ना भूलना। मैं उसी के लिए बेहद परेशान हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसके बाद तुम्हें कैसे बर्दाश्त करूंगा। फरजाद भाई ठीक कह रहे हैं, फूफी जान नहीं मानेंगी। और तो क्या, यतीम का माल नहीं खाना चाहिए। अरे मेरा मतलब ये है कि तुम सब उनके बच्चे जैसे हो ना, है ना? वो तो तुम लोगों का माल हड़पेंगे नहीं ना, जरूर बख्श देंगे, याद रखना मेरी बात। मैं कहता हूँ कि जब उन्हें इसका इल्म ही नहीं है तो कुछ ऐसा करते हैं कि सब कुछ अपना ही हो जाए। तुम्हारा मकसद क्या है शहराम? बाबा की वसीयत है, समझे? उनकी वसीयत हुआ करे, हर 6 महीने में एक नई वसीयत लिखा करते थे। अगर जिंदा होते तो 3 महीने बाद दूसरी वसीयत तैयार कर लेते। सिवाय उस हिस्से की मेरी कद्र करने की ताकीद की है जिसमें, देखो वसीयत पर अमल करना बहरहाल एक वाजिब काम है, वरना उनकी रूह अजाब में रहेगी। फरजाद भाई, हमने आपकी तौहीन कब की? मेरा मकसद आप नहीं थी शाजी, मैं बाज लोगों की बात कर रहा हूँ कि जो जानते भी नहीं कि इज्जत और एहतराम खाने की चीज है या पीने की। अरे भाई मोहतरम, एहतराम वाले, भैया जूता लाओ मैं पॉलिश कर दूं, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। कुछ बताओ क्या करें अब हम लोग? इस वक्त तो कुछ भी नहीं कर सकते, जो होना था वो हो चुका। इसका इलाज बिल्कुल नामुमकिन है मेरे भाई, बस जाकर दुआ करने की जरूरत है। मतलब दुआ करो कि वो सब कुछ बख्श दे, मैं कहता हूँ ऐसा ही होगा। शीमा, क्या ये मेरी शर्ट नहीं? क्यों नहीं, मैंने बाबा के बहाने तुम्हारे भी कुछ कपड़े दिए थे 12-13 ताकि साल उन की पर जब भी थी इस्त्री कर दी, ताकि तो कुछ भाईजान जाहिर हमको मजबूर किया करते थे कि उनके कपड़े पर इस्त्री करूं। बहुत गुस्सा आता था मुझे, लेकिन जब आज उनकी शर्ट इस्त्री कर रही थी तो मुझे बहुत मज़ा आया। काश वो अभी जिंदा होते और कपड़ा देते, हम प्रेस करें। फूफी जान रोइए नहीं ना। क्या पता, ये वाली मैं अपने लिए रखना चाहती हूँ, इसमें भाईजान की खुशबू आ रही है। जी रोइए नहीं, बिलाखिर ये जो आपने उनके लिए किया है उनकी रूह बहुत खुश होगी। जो भी इतने साफ सुथरे कपड़े पहनेगा वो आपको जरूर दुआ देगा। हाँ जी डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं। शाबाश शाबाश भाई शहराम, ये लफ्ज दोहराते रहना ताकि आदत हो जाए। जी जरूर डॉक्टर साहब। शाबाश शाबाश। फूफी जान, हम एक बात आपसे कहना चाहते हैं, जानती हैं कि नहीं, वैसे 1 मिनट रुको, मैं जानती हूँ। मैं एक बात कहना चाहती हूँ बच्चों, मैं वो 15 मिलियन के बारे में अब परेशान नहीं करना चाहती हूँ। क्यों फूफी जान? इसलिए कि मैं सोच रही हूँ कि इन हालात में तुम लोगों को परेशान न करूँ तो ज़्यादा बेहतर है। मैं खुद ही कुछ कर लूँगी। हाय, क्या कहने, बहुत ही अच्छी नहीं है। फूफी जान, बिलाखिर बाबा ने आपसे एक वादा कर रखा था। मैं इन पैसों का कहीं ना कहीं से इंतजाम करके आपके हवाले कर दूंगा। नहीं बेटा, कोई ज़रूरत नहीं है। भाई का मुझ पर इससे कहीं ज़्यादा एहसान है। मुझे लगता है वो एक फ्लैट अगर किराए पर दे दूँ तो मेरी ज़िंदगी अच्छी तरह गुजर सकती है। कौन सा फ्लैट? वही ऊपर वाला फ्लैट जो खाली है। इन तीनों में तो तुम लोग सेट हो चुके हो। अच्छा, आपको पता था? हाँ, अहमद साहब से आधे घंटा पहले मुलाकात हुई थी तो उन्होंने बताया मुझे। अच्छा, वो जब जा रहे थे तो सारे कपड़े उनके हवाले कर दिए। सारे कपड़े उनके हवाले कर दिए आपने? हाँ, साफ सुथरा इस्त्री किया हुआ उनके हवाले कर बहुत दिया। बहुत शुक्रिया आपका। मेरे लिए कोई शर्ट बची है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। गाड़ी तो जाकर पुलिस को बख्श दी हमने पार्किंग में, और ये रही हमारी अलमारी। मेरे तमाम कपड़े गरीबों को तकसीम किए जा चुके। शीमा, मैं तो कहता हूँ इससे कबल के हम गली कूचों में भटके ये मीरास वीरास की ओफो, बात। अब बात को क्यों बढ़ा रहे हो फरजाद? हमारे हाथ से 70-80 करोड़ तो मान निकल गए हैं और तुम 2 कपड़ों के चक्कर में पड़े हो। इतने सारे कपड़े थे, तुमको बस 2 नजर आ रहे हैं शीमा? ठीक है, अब शहराम को भेज दूंगी, जाकर अहमद साहब से ले ले। अच्छा, लेकिन जब तक वो जो फूफी के नहीं, पास वो है नहीं वो तो ले ले लो ना। सकती। अरे शीमा, उसकी मादी नहीं कोई ले हैसियत है मेरे सकती लिए, ना, उसकी उस कपड़े मानवीय को कीमत चाहती है। है, अरे नहीं ले मेरी अम्मी सकती। का बर्थडे गिफ्ट है। तो ऐसा करो ना, 2-4 दिन सब्र कर लो। वैसे तुमने कैसे सोच लिया कि फूफी जान इस फ्लैट को छोड़ने को तैयार हो जाएंगी? कुछ नहीं, बस एक लम्हे के लिए सोचा था। मतलब भूल गया था उनका फैमिली नेम भी तुम लोग जैसा है। मतलब वो भी जवान क्या बख्त हैं। मतलब? कोई मतलब नहीं। अरे मेरे कपड़ों का सोचो, मैं अब क्या पहनूं? मैं इस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर ये गंदा हो गया तो मैं क्या पहनूंगा? सारे कपड़े तुमने उनके हवाले कर दिए। इस वक्त
कि जब मैं सोच रही हूँ उस दिन मेरी क्या हालत थी तो मुझे खुद से नफरत हो रही है। अगर किसी से मेरे बारे में पूछा जाए तो यकीनन मेरी तारीफ करेगा। अगर हम अब अपने बारे में गौर से सोचें तो ये समझ सकते हैं कि हम कितने डरावनी हैं। एक मिनट पपी जान, एक मिनट। अरे बेटा, तू मुझे फिसल जाने देती, मेरा सर जमीन पर लग कर तरबूज की तरह फट जाता, खून हर तरफ फैल जाता, तुम सबको भी सुकून मिल जाता, मर जाती तो सुकून मिल जाता। खुदा ना खास्ता। क्यों नहीं, तुमको अच्छा लगता, उठकर दूर से आकर तुम सबके हक को हड़प रही हो। मर जाऊंगी तो तुम सबको सुकून मिल अरे जाएगा। पुपी जान, ये सब आखिर आप क्या कह रही हैं? ये पूरी बिल्डिंग आप पर कुर्बान हो। ये बात तुम अपने दिल से कह रही हो? हाँ, दिल की गहराइयों से कह रही हूँ, इस तरह की बात मत कीजिएगा आप। और तुम शाजी, तुम नाराज नहीं हो कि भाईजान ने ये फ्लैट मेरे नाम कर दिया है? नहीं, ये कैसी बात कर रही हैं फूफी जान, हम बहुत खुश हैं। हाँ, सच कह रही हो। 2 दिन से सोच रही हूँ कि तुम सब मुझसे नाराज हो, परेशान हूँ। मैं सोच रही थी सब कुछ छोड़कर चली जाऊँ। वाकई? हाँ हाँ, मुझे माफ करना कि मैंने ऐसे सोचा, लेकिन अब मुझे सुकून मिल गया। कहीं नहीं जाऊंगी, अपने फ्लैट में आकर रहूंगी। आ जाओ मेरी बच्ची, आ मैं जाओ। बहुत खुश हूँ कि आप यहाँ हैं। आ आपसे जाओ बाबा मेरी की खुशबू बच्ची। आती है। प्यारी हो। नहीं, लड़ाई कौन सी। ये मेरे ससुराल वाले जो है ना, इतने समझदार और होशियार हैं कि करोड़ों की बात भी हो ना तब भी नाराज नहीं हो सकते। हाँ भाई, अच्छा नहीं नहीं, कुछ ऐसी बातें पेश नहीं आई जिसका नतीजा अच्छा नज़र आ रहा हो, लेकिन बात बेचने और ख़रीदने तक नहीं पहुंची अभी। अरे तो क्या मैं 1 घंटे से तुम्हें लैला मजनू की कहानी सुना रहा हूँ? मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूँ कि अब उस प्रोजेक्ट में मैं सरमायाकारी नहीं कर सकता। न सिर्फ उस मेडिकल सेंटर में मतलब नहीं खरीद सकता, बल्कि किराए पर भी नहीं ले पाऊंगा। अब कोई चारा नहीं है। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, मोहब्बत है तुम्हारी। शुक्रिया, सबको सलाम कहना। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम फूफी वालेकुम जान, अस्सलाम। कहिए। ए फरजाद मियाँ घर पे है? हाँ जी है। ऊपर वाले फ्लैट के लिए अच्छा। कस्टमर आया है, अगर हो सके फरजाद को भेज दो। जी ठीक है, जी जल्दी ठीक है, भेजना, बोलती हूँ। इंतजार कर रही हूँ। जी प्लीज़ तशरीफ़ लाइए। आइए, जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, ये लबे सड़क है, उस तरफ जंगला खोलिए। देखिए, कोई आवाज़ सुन रहे हैं आप? नहीं, तशरीफ़ लाइए। देखिए, मंजर ज़रा देखिए, पानी, मौसम ज़बरदस्त, बेहतरीन। इजाज़त हो तो वो 2 कमरे भी इन्हें दिखा दूँ जी मैं? कोई बात नहीं, देख लीजिए। माफ़ कीजिएगा। फूफी जान, आपको बताएं मैं किस बारे में सोच रहा था इस वक्त? नहीं, क्या? ये सोच रहा हूँ कि मुझे बहुत अफसोस है कि मेरे बाबा की कोई यादगार मेरे पास नहीं है। हाँ, मैंने भी सोचा था, इसीलिए वो शर्ट अपने पास रख ली है। अच्छा, हाँ, उस अच्छा शर्ट की हुआ। कहानी तो आप जानती होंगी ना। नहीं। वो शर्ट मेरे वालिद ने सालगिरह के दिनों अच्छा, के लिए मुझे नहीं खरीदी पता थी, जी था। हाँ। उनका बहुत शुक्रिया। हाँ, और आपके पास उसके अलावा और कोई यादगार नहीं है? नहीं, अफसोस के साथ नहीं। अच्छा अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था, मैंने अपने मरहूम बाबा के पेन महफूज कर वाह रखी वाह। थी। जी, तो अगर आप कहिए तो मैं वो पेन आपके हवाले कर दूं। वो नहीं, शर्ट वो आपसे ले पेन लूं। मेरे किसी काम का नहीं है, मुझे खुशबू चाहिए। इस शर्ट से मेरे अच्छा। भाई की खुशबू आती हाँ है। बिल्कुल, हाँ, भाईजान की खुशबू तो ज़रूर आती होगी, लेकिन ये पेन चूंकि महंगा पेन है और उसकी इंक भी ख़ास इंक है, इसलिए बहुत अच्छी खुशबू आती है। इंक की खुशबू इस वक्त अहम नहीं है, भाई की खुशबू ज्यादा अहम है। ना, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। क्या हुआ? पता नहीं, कुछ कहा ही नहीं। मैं पूछ कर आता हूँ अभी। क्या हुआ? वो कह रहे थे कि मैं मशवरा कर लूँ, फिर बताऊँगा फैसला अपना। जी फूफी जान, अगर मान लो दुनिया की हवस ना होती तो इस फ्लैट के बारे में ना सोचती। जाहिर है कि किसी भी कीमत पर राजी हो जाएंगी। मुफ्त का माल मिला है, जो आपको क्या चाहिए।
बाबा किससे बात कर रहे थे? सुन लिया, मैं खुद ही बात कर रहा था, डायलॉग मार रहा था अपने से। काम मिला है क्या? हाँ हाँ रोल क्या है? हाँ, मेरा रोल एक बदबख्त और बेचारे इंसान का है जो अचानक उसका हक उससे छीन लिया जाता है। सिर्फ वो बड़बड़ा सकता है, कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये तो बहुत मुश्किल है। हाँ, बहुत मुश्किल है, सिर्फ मुझे गुस्सा करना पड़ेगा। तो अगर इतना मुश्किल है तो मना कर दीजिए ना। मैं मना तो करना चाहता हूँ लेकिन मजबूर हूँ, जबरदस्ती करना होगा ये। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इस बीच मुझे क्यों बिला वजह नुकसान अब उठाना क्या पड़ा। हुआ है? तुम्हें खुदा का वास्ता जाकर वो शर्ट फूफी जान से किसी तरह से वापस ले लो, वरना मैं जाकर चोरी तुम कर अभी लूंगा। तक उसी शर्ट के बारे में सोच रहे हो? हजारों चीजों के बारे में सोच रहा हूँ, शर्ट सिर्फ एक है। अच्छा, तो फिर उन 999 चीजों के बारे में भी कुछ बताओगे? बाद में बताऊंगा मैं। फरजाद, कहो तो 999 में से एक के बारे में मैं बताऊं? तुम क्यों इतना मेरे हिस्से के बारे में सोच रहे हो, जैसे उनके बारे में सैकड़ों साल बैठकर प्लानिंग की हो? तुम खुद भी जानती हो कि बकवास बात कर रही हो। नहीं, तुम भी जानते हो कि मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। क्यों ये बात तुम्हारे लिए इतनी अहम है? पहली बात तो ये है कि ये बात मेरे लिए बिल्कुल अहम नहीं है, और अगर फर्ज कर लें कि मेरे लिए अहम भी है तो गलत कह रहा हूँ मैं क्या मैं अपने लिए चाह रहा हूँ? मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, अपनी फैमिली के लिए चाहता हूँ, अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए, बच्चों के चलो मुस्तकबिल ठीक के है, लिए। तुम फर्ज कर लो कि मुझे मेरे बाबा से कुछ नहीं मिला हो। उस वक्त जिंदगी और बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में नहीं अरे, सोचना था? आखिर ये कैसी बातें कर रही हो तुम? क्यों इस तरह मेरे साथ पेश आ रही हो जैसे मेरी नजरें सिर्फ तुम्हारे माल और इसलिए कि जायदाद पर तुम्हारा कॉल ऑफ फेल एक जैसा नहीं है। मेरा कॉल और फेल? कैसा कॉल और फेल? मैंने अब तक तुमसे क्या, तुम्हारी फैमिली से कुछ मांगा है क्या? मैंने अब तक पैसे की फरमाइश की है? नहीं की है, क्योंकि मेरे पास नहीं था। चूंकि नहीं चाह इसलिए कि मेरे बाबा ने कहा था कि कभी दूसरों बहुत को माल अच्छी पे बात नजर न बताई है, रखना। इसके बाद भी इस पर अमल करने की कोशिश करना। तो क्या अब तक ऐसा नहीं रहा है जो कह रही हो? इसके बाद भी मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बात इस घर के बारे में। मैंने कितनी बार कहा था कि मैं तैयार हूँ कि इस घर का किराया अदा करूँ, लेकिन वो खुद नहीं, तैयार लेकिन मेरा हुआ। मकसद ये नहीं था। क्यों? अगर तुम्हारा मकसद ये नहीं था तो फिर क्या था? तुम्हारा मकसद बिल्कुल मकान है। हर बार इस मकान का ताना देती हो तुम, और ये बात अपने हद तक भी नहीं रखती, सबको जाकर बताती हो। कभी तुम ताना देती हो और कभी शहराम। ये सब मेरा कसूर है, मेरा कसूर है, सब कुछ मेरा कसूर है। मैं बेवकूफ हूँ ना, मेरा कसूर है, पागल हूँ। फरजाद, मेरी बात तो सुनो। फरजाद ऐसे नहीं थे कि किसी बात से उनके गुरूर को ठेस पहुंचे। नाराज भी जल्दी होते थे, लेकिन नाराजगी जल्दी दूर भी हो जाती थी। लेकिन इस बार कुछ अलग ही मामला था। ऐसा काम किया कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। ये लो, ये गुज़श्ता चंद महीनों का किराया जो बाबा जान ने मुझसे नहीं लिया था, और जो काम तुमने इस घर में किए हैं वो भी बता दो, उसके पैसे भी अदा कर दूं मैं। तुम क्या करोगे? तुमको शर्म नहीं आती फरजाद? मुझे शीमा, तुम मेरा मकसद कुछ और मत निकालो, माफ करना, मैंने गलती की। लेकिन मैं जानती हूँ कि नहीं, रहने दो, इस बारे में मुझे बात नहीं करनी है। ये पैसे कहाँ से लाए? मैं तो एक दूसरा मकान किराए पर लेना चाहता हूँ कि यहाँ से जा सके हम लोग, शायद दूसरा खरीद नहीं लें। ना, ऐसे कैसे? मैं ये जानना चाहती हूँ कि पैसे कहाँ से आए? मेरे पास थे, लेकिन मेरी जेब में नहीं बल्कि कदमों के नीचे। मैंने गाड़ी बेच दी। गाड़ी बेच दी? हाँ, मैंने गाड़ी बेच दी। जरूरत क्या है कि जब इंसान किराएदार है तो इतनी महंगी गाड़ी रखे? इंसान को अपनी चादर के बराबर पांव फैलाना चाहिए। इस वक्त न उसकी बीवी का एहसान होगा और न उसके घर वालों का, और न एक मर्द और शौहर की हैसियत से इज्जत पाने वालों की। जी, मैं मर्द हूँ। अब जो भी करके मुझे मेहनत करनी होगी, काम करना होगा, अपने घर वालों का खर्चा निकालना होगा, और ये काम करके रहूंगा। मुझे नहीं पता था कि नाराज हूँ या खुश। किस औरत को आखिर गैरतमंद शौहर बुरा लगता है, और कौन औरत नहीं चाहेगी कि उसके शौहर में अचानक इतनी तब्दीली आ जाए? लेकिन मुझे इस तब्दीली से डर लग रहा था। अंदर आ जाओ। क्या
क्यों कहा था कि चुपके से आओ? किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं? नहीं, किसे मेरा पीछा करना चाहिए था? किसी को नहीं। आ जाओ, बैठो, आ जाओ, बैठो। एक खुफिया मीटिंग है हम दोनों के दरमियान, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए इसके बारे में। शाहराम, तुम मुझे डरा रहे हो? हाँ, क्या हुआ है? बताता हूँ, लेकिन इससे पहले 2 वादे करने होंगे। एक तो ये है कि राजदार रहोगी, और दूसरे ये है कि जो कहूंगा उस पर अमल करोगी। वादा कर रही हो? वादा करती हूँ। अब बताओ भी तो क्या हुआ है? कहता हूँ, बताता हूँ। मेरे पास एक प्लान है। कैसा प्लान? फूफी जान के फ्लैट के लिए। देखो, मैं यहाँ बैठकर ये नहीं देख सकता कि कोई भी बाहर से आकर के हमारा हक छीन ले। इसमें फूफी जान का क्या कसूर है? बाबा ने उन्हें दिया है। बाबा की बात तो छोड़ो, वो हर 6 महीने पे वसीयत तैयार करते थे। अगर ऐसा ना हुआ होता और उनका एक्सीडेंट ना होता तो फिर दूसरी वसीयत तैयार कर देते वो। शाहराम, कागजात उनके नाम किए हैं। बाबा ने जल्दबाजी फैसला किया है। अगर उनकी तबीयी तौर पर मौत होती तो उनके पास मौका होता, कुछ लिखते, वसीयत करते। उनके एक्सीडेंट हो गया है, उनको मौका ही नहीं मिल पाया। शाजी, बाबा कल मेरे ख्वाब में आए थे। अच्छा? बहुत परेशान थे। कहने लगे, शहराम बेटे। मैंने कहा, जी बाबा। कहने लगे, मुझे पछतावा है, तुम्हारी फूफी को तुम लोगों के हिस्से में शामिल कर दिया। वाकई? हाँ, बहुत ज्यादा परेशान थे। कह रहे थे सिर्फ तुम और शाजी मुझे इस परेशानी से निकाल सकते हो। हमको क्या करना होगा? कहने लगे, शीमा को बताए बगैर, तुम दोनों शीमा से ज्यादा समझदार हो, अगर उसे पता चल गया तो मामले बिगाड़ देगी। ठीक है, लेकिन अब हमें करना क्या है? शाजी, बाबा इस बात से परेशान थे कि उन्होंने हर फ्लैट का 25% हिस्सा फूफी के नाम कर दिया है। मैं भी नाराज हूँ, लेकिन क्या कर सकती हूँ? तुम जानते हो 25% के कितने बनते हैं? एक आलीशान गाड़ी और नए मॉडल का मोबाइल दिया जा सकता है। शाबाश, मैं भी ये कहना चाहता हूँ। अगर मेरी बात सुनो तो बगैर किसी को पता चले हम अपना हक वापस ले सकते हैं। और शीमा का? उसका भी हक ले लेंगे, लेकिन फिलहाल शीमा से कुछ नहीं कहना है। शाजी, बाबा ने मना किया है। आइए, ये कमरा भी दूसरे वाले कमरे के बिल्कुल बराबर है। देखिए प्लीज, देखिए इसको भी। हेलो जी, सलाम अलैकुम जी। 1 मिनट होल्ड कीजिए। हेलो कलानी साहब जी, सलाम अलैकुम। शर्मिंदा हूँ जी, आपका भी हक बनता है जी। 10 दिन गुजर गए जी, 10 दिन गुजर चुके हैं। ये नहीं, असल में नहीं, जब ये मकान किराए पे उठा दूँ तो आपके पैसे भी फ़ौरन अदा कर दूँगी। नहीं नहीं, अभी कस्टमर यहाँ आए हैं, उठ जाएगा। आपने तो इतने दिन सब्र किया है, बस कुछ दिन और मौका दे दीजिए। बच्चों की जान की कसम जी। ये भी ठीक है, ठीक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ज़रूर, खुदाफिज, खुदाफिज। ठीक है, आप नीचे तशरीफ रखिए, मैं अभी हाजिर होता हूँ। नहीं, अगर इजाजत हो तो हम रुखसत होंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। कोई बात नहीं, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ, इन्हें पसंद आया? नहीं, पसंद नहीं आया। उफ, यहाँ क्यों इस तरह होता है? किसी को पसंद क्यों नहीं आता? मोहतरमा, ये कोई अच्छा मोहल्ला नहीं है और घर भी बहुत पुराना है ना। वो इन पैसों से यहाँ से बहुत बेहतर और बड़ा मकान किराए पर ले सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। अरे मैंने तो कहा था, मेरे लिए पैसे इतने अहम नहीं हैं, किराया कुछ कम कर दीजिए ना। आपको पता है मैंने उनसे कितने किराए की बात की थी? नहीं। आपके बताए हुए पैसों का आधा बताया था, लेकिन फिर भी नहीं माने। अरे अरे, ऐसे मुमकिन है? मुझे अफसोस है, मुझे तो नहीं लगता अगले 6 महीनों तक आप इस मकान को किराए पे उठा सकती हैं। ऐसा मत कहिए ना, मैंने यहाँ के डिपॉजिट पर भरोसा कर रखा है, मुझे दूसरे को पैसे देने हैं। अरे इंजीनियर साहब, कुछ कीजिए ना, मेरी फूफी को जरूरत है पैसे की। मैं शर्मिंदा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो मजबूर हूँ इस मकान को किराए देने वाले लीज से हटा दूँ। मेरा टाइम से नहीं बर्बाद हो रहा है। ना, मैं कुछ कह रही हूँ, आप कुछ कह रहे हैं। मुझे यहाँ के डिपॉजिट पैसे की जरूरत है, कुछ कहो ना शहराम। तो बेचती क्यों नहीं आखिर? अच्छा, किराए पे नहीं जा रहा है, बिक सकता है। बेचना ज्यादा आसान है, अगर कीमत कुछ कम कीजिए तो आसानी से बेच सकते हैं। वाकई जल्दी ये मकान बिक जाएगा? मैं खुद भी ये काम कर सकता हूँ। क्या कहूँ, वैसे यहाँ की कीमत इस वक्त क्या होगी? यहाँ तो मेरे ख्याल से 2 मिलियन स्क्वायर मीटर होना चाहिए। 2 मिलियन? नहीं नहीं,
नहीं नहीं, मैंने सुना है कि तेहरान में 1 मीटर की कीमत कम से कम 3-4 मिलियन होनी आपने सही चाहिए। सुना है मोहतरमा, लेकिन इस तरह के मकान नहीं। आप बहुत कोशिश कीजिएगा तो 2.5 मिलियन स्क्वायर मीटर में शायद निकल जाए। नहीं ना, यहाँ कितने स्क्वायर मीटर है बेटा? यहाँ तकरीबन 120 मीटर होना चाहिए। नहीं, काट पीट कर सिर्फ 300 मिलियन। नहीं नहीं, बहुत कम है। लेकिन बहरहाल आपको जो सोचना है सोच लीजिएगा। जब फैसला कीजिएगा तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है। बहुत बहुत ठीक है शुक्रिया जनाब, जनाब खुदा इंजीनियर साहब, हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा खुदा हाफिज हाफिज, मोहतरमा, खुदा खुदा हाफिज। अरे बाप रे, हम क्या सोचते थे, क्या हुआ। इंजीनियर साहब बहुत शुक्रिया, मजा आ गया, खुश कर दिया आपने। अरे जरूरत हो तो अपने पास रख लो भाई ये। नहीं नहीं, असली मामले में हिसाब किताब कर लेंगे, इसको रख लीजिए। ठीक, लेकिन ध्यान देना कि किसी और जगह वो चली न जाए, वरना सब कुछ बिगड़ जाएगा। परेशान ना हो, उनके पास करने का हौसला नहीं चाहिए, आप चाहिए। मैं बस इत्मीनान के लिए ही कह रहा हूँ। कहीं गली के नुक्कड़ पर किसी और से अगर पूछ लिया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, मैं बता दूँ। आप चाहिए, आप चाहिए। ठीक, ये बात अपने तक ही रखिए, किसी से कहिएगा नहीं। नहीं मैं क्यों कहने लगा, मुझे उनसे क्या काम। मैं कह रहा हूँ आप चलो जाइए, चलता बाद हूँ। में आपको सहमत लग जाए। शुक्रिया जनाब चलो, इंजीनियर खुदा- साहब, शुक्रिया इंजीनियर साहब, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो जी, अस्सलामुअलैकुम जी, मैं खुद हूँ जी, फरमाइए। मुश्किल क्या है? अरे जनाब, मैं इंजेक्शन थोड़ी लगा, कंपाउंडर नहीं हूँ, डॉक्टर हूँ। लगा सकता हूँ, लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि इंसान को जो काम आता हो वो करे भी। नहीं नहीं, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, माफ़ कीजिएगा। नहीं जनाब, जितने पैसे भी दें मैं ये काम नहीं करूँगा। अगर कोई मरीज़ हो तो जिसका मुआयना करना हो तो मैं हाजिर करना। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, किसी इंजेक्शन लगाने वाले को फ़ोन कर दें। शर्म भी नहीं आती इन लोगों को। ऐसी दुनिया पर लानत हो, जब भी माल और दौलत की बात आती हो तो सबके पांव लड़खड़ा जाते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि मिरास और जायदाद की बात से पहले एक दूसरे के लिए जान देते थे, लेकिन उसके बाद साल गुजर जाते हैं लेकिन कोई खैरियत भी नहीं पूछता। अफसोस की बात है कि इस वक्त लड़की के बाप की जायदाद शादी का अहम हिस्सा है। मेरा एक दोस्त है, मैंने जब उससे पूछा कि फलां लड़की से क्यों शादी की तो उसने कहा तुम्हें पता है कि उसके बाप के मरने के बाद उसे कितनी जायदाद मिलेगी। वाकई अफसोस का मकाम है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर किसी के पास इसका जवाब हो तो प्लीज़ मुझे बताएं। क्या वसीयत पर अमल करना किसी भी हालत में वाजिब है? मुमकिन है इस वसीयत की बिना पर बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह हो जाएं या परेशानियों का सामना करना पड़े, तो क्या फिर भी वाजिब है? वसीयत पर अमल करना वाजिब है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। एक, ऐसा अमल हो कि जिसकी बुनियाद किसी गरज की बुनियाद पर ना हो। 2, किसी हराम काम के लिए वसीयत ना की हो, जैसे सितमगरों की हिमायत या चोर डाकुओं की हिमायत। 3, एक फालतू और गैर माकूल काम पर पैसे लगाने की वसीयत ना की हो। 4, 1/3 से ज्यादा माल पर वसीयत नहीं की जा सकती, चूँकि एक शख्स को सिर्फ अपनी 1/3 जायदाद पर वसीयत करने की इजाजत है। शरीयत और उर्फ की रूह से इंसान की वसीयत पर अमल करना वाजिब है, लेकिन चूंकि हम में से बहुत से अफराद अपने हक पर राजी नहीं होते और कोशिश करते हैं कि शरीयत की खिलाफ वर्जी करें, तो उन्हें ये बात मंजूर नहीं होती। मैं उन्हें समझ नहीं सकती। कुछ दगाबाज लोग हैं जो दूसरों को धोखा दिए बगैर जी नहीं सकते, लेकिन जो शख्स अपने माँ बाप की वसीयत के बरखिलाफ अमल करता है तो इसका काम और भी ज्यादा बुरा है। चले अगर मान भी लें कि ना उर्फ ने उसकी तायीद की हो और ना शरीयत ने ताकीद की हो, तो कैसे इंसान अपने वालिदैन की खिलाफ वर्जी कर सकता है? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तो दूसरों को इस तरह नसीहत कर रही थी जैसे मैं खुद मासूम और पाक हूँ। हमको बस दूसरों को नसीहत करने आता है। आ रही हूँ बेटा, आ गई। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ सारा तुम्हें?
स्कूल में मेरा लोग मजाक उड़ा रहे अरे थे। मेरी प्यारी बेटी, रो नहीं, क्यों आखिर? सब कहते हैं तुम्हारे पापा कैसे डॉक्टर है, मोटर चलाते हैं।